गाइस ये माइक सर को दे देना, मैं सर को बुला रही हूँ। तो क्या हो गया? आपको दो बच्चे होते हैं। जब तक और बच्चे आते तुम्हें कुछ पूछना है क्या? तुम इस तरह से पीछे देख रहा है जैसे होता है आज फंस गया, तो है ही नहीं सर, मुझसे ही पूछेंगे। हैं? चलो मैं तब तक इधर उधर की बातें ही कर लेता हूँ। ठीक, कंफर्टेबल हो ना? मैं तुम बार बार चारों तरफ पीछे देख रहे थे, कोई नहीं है, मैं तो फंस गया। ऐसी बात तो नहीं है। ETF बता, ये सभी आज डिसइन्वेस्टमेंट बतलाना है। तो ETF जो तुमने कहा उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यही कह रही हो क्या? तब तक मैं इधर उधर की बातें कर लूँ। अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में FTA हुआ है ना, कुछ स्पेसिफिक पढ़ा उसको? उसमें इंडियन फार्मर्स को नुकसान या फायदा? कैसे कैसे? उस जगह हमारा प्रोडक्ट आसानी से पहुंचेगा, उसमें क्या उनका प्रोडक्ट इंडिया नहीं आएगा? उनका भी तो आ सकता है। कैसे? उनके डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ, एक्सक्लूड कर दिया है। जिसमें हमें नुकसान हो रहा है उन प्रोडक्ट्स को हमने निगेटिव लिस्ट में डाला है। निगेटिव लिस्ट का मतलब उसमें वो छूट नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इसको मैंने कहा। ठीक है, इससे ओवरऑल इंडिया को इसका फायदा हो सकता है। तो इंडिया को देखो जी, एग्रीकल्चर को लेकर जो हमारा कंसर्न मेन है ना, ज़्यादातर हम लोग किसान के नाम पर FTA साइन करने से पहले काफ़ी डरते हैं। ठीक है, तो FTA यदि हम करेंगे किसी कंट्री से, उससे हमारे किसानों को प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत हो जाएगी, यही सोचते हैं हम।
है इसका उल्टा ही। इसका उल्टा क्यों मैंने कहा? तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं और टेम्परेट क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। बात समझ आए? इसलिए यदि टेम्परेट बेल्ट के कंट्रियों से हमारी एग्रीमेंट होती है, इसका मतलब क्या हो गया, हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स वहाँ पर आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, उनके टेम्परेट क्रॉप इंडिया आ सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम उसको निगेटिव लिस्ट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें न्यूजीलैंड में हमने रखा है। अब फिर दूसरा चीज़ क्या आता है, जो क्या वो हमसे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कम कर पाएंगे। जैसे एप्पल ही ले लो, अब एप्पल टेम्परेट फ्रूट्स हैं, ठीक है, अब उनके एप्पल काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हमारे एप्पल से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम फ्री ट्रेड कर लेते हैं सही महीने में, तो क्या होगा, हमारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स आसानी से वहाँ एंटर करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा होगा, लेकिन इन द नेम ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द फार्मर्स ये एग्रीमेंट जल्दी हो नहीं पाता है। इन किसानों को थोड़ा सा अपना समझना चाहिए, इससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। उनके ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर इवन फूड ग्रेन्स हो, वो आसानी से बिकना शुरू हो जाएगा, उसको मार्केट ज़्यादा मिल जाएगा। उनके टेम्परेट क्रॉप्स को इंडिया में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करता है वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं। जैसे डेयरी के लिए मैंने भी कहा, डेयरी में डेफिनेटली है, जो न्यूजीलैंड में चूँकि हाई टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए उस मामले में शायद वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाए इंडिया के, इसलिए उसको हमने निगेटिव लिस्ट में रख दिया। ठीक है, लेकिन यदि हम एप्पल ऑफ यूएसए की बात करेंगे, वो इंडिया आना चाहेगा तो उसका कॉस्ट ही काफ़ी पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए उससे क्या होगा, इंडिया में बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए डरने की बात नहीं होती, लेकिन इन जनरल हमारे फार्मर्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं, जो अलग उनको गलत तरीके से पढ़ाया गया है, अभी तक लोगों ने पढ़ाया है, इसलिए वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई है, इसलिए विरोध करते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी वही चीज़ लेकर चलती है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर ट्रेड जो है इंडिया का बढ़ेगा यदि हम FTA साइन करते हैं तो। ठीक है, और कोई इससे रिलेटेड तुम लोगों ने पढ़ा हो कुछ? तुम लोगों को किस ईयर में देना है? 29। तुम किस ईयर में दोगे? किस ईयर में एलिजिबल होगी या अपियर होगी? हैं? 29 क्या क्या 30? अच्छा, अभी तो है 26। तुम सिर्फ मुझे लगता है तुम ही अभी देने वाले में से एक तुम ही हो। तुम हैं? 27। ठीक है, तुम्हारा हैं? 29 में, मतलब 20 जनरल बच्चे 28 29 के बाद ही के हो। ठीक है, तुम हैं इस बार दे रही हो? नहीं नहीं, 50 में ये 27। हाँ, तो जो बच्चे 29 30 करते हो वो तो काफ़ी रिलैक्स्ड हो गए, मेंटली रिलैक्स हो, रिलैक्स हो गए, तो फिर जो लेवल आज इसका है, मतलब 26 में देने वालों का, 4 साल बाद भी तुम लोग उसी लेवल पर रहोगे। इसे रिलैक्स करना ही नहीं है, मुझे इसी साल देना, ये दिमाग में लेके चलो, तैयारी अच्छी होती है। ये तो रोज बच्चे सोचते हैं चलो अगले साल देना, अगले का अगले साल देना, अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, ये सोच रखने वाले बच्चे कभी तैयारी नहीं कर सकते। जब तुम लोग आए हो, अच्छे टाइम पर आए हो, इन एडवांस तुम लोग क्लास में आ गए, तो मेरा मानना है ये तुम लोग अच्छे, मतलब कहते थे अच्छे टाइम पर तुम लोग एंट्री कर गए। इस जगह पर चंडीगढ़ की जो दिक्कतें हैं उसमें से एक ये भी है, 90% बच्चे यहाँ पर UPSC के बारे में कब सोचते हैं, जब ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं। एक दो बच्चे तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मास्टर डिग्री के बाद UPSC की तैयारी करनी शुरू की,
ये काफ़ी लेट हो जाता है। ठीक है, तुम लोग काफ़ी अर्ली आए, ये अच्छी चीज़ है। उससे क्या होगा, हाँ तब टेम्पो बना के रखना है, अपना मोमेंटम बना के रखना है। ये नहीं बस अभी कर लिया है तो अब 3 महीने की छुट्टी हो गई तो आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, तैयारी कंटिन्यू करना। लेकिन अभी तक तुम लोगों का एक निगेटिव पॉइंट जो तुम लोगों के मैं फील किया है मैंने, वो ये है, भले तुम लोग 27, 29, 30 जो भी सोच रहे हो, तुम लोगों की तैयारी, मैंने कहा ना मोमेंटम बना के रखना है, वो मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। मोमेंटम क्या होता है, जैसे क्लास में आए, मैं आते जब कम बच्चे होते तो मैं क्या करता हूँ, कुछ पूछ सकते हो। जिन बच्चों का मोमेंटम ठीक रहता है वो तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं तो परेशान नहीं होता हूँ। लेकिन एक इंस्टीट्यूट में मुझे कहा गया, सर आपने बच्चों की आदत खराब कर दी। मैंने कहा क्या किया मैंने? आप बच्चों से क्लास में आते ही कुछ कहते हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब ये लोग आज के बारे में, अभी के बारे में कुछ नई चीज़ों को पूछ लेते हैं, हमें नहीं आता तो हम तो फंस जाते हैं ना। आप, मैंने कहा ये सब फंसने की बात क्या है? मैं भी कई बार तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते तो मुझे नहीं आता है, तो मुझे कहाँ शर्म लगता है मुझे नहीं आता है। ये कभी हो ही नहीं सकता है हर चीज़ में जानूंगा। तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछोगे मुझे नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर कई टीचर को होता है मेरे ईगो का हर्ट हो गया। इसलिए इस जगह पर जो मैंने देखा है, वो क्वेश्चन पूछने की हैबिट नहीं है, वो तुम लोग में भी अभी भी नहीं आया है। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन, अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं तुम लोग मेहनती नहीं हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम लोग वो जो चीज़ पकड़ना चाहे उसको पकड़ नहीं रहे हो। जैसे मैंने कहा अभी एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट किया, बैंकिंग कंप्लीट किया, यहाँ तो डेली कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नहीं आ जाता है। सर ये मैंने पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या है, यही तो पूछोगे ना। इसका मतलब क्या है, तुम लोग उन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा सा आदत बनाओ, और जितना टाइम तुम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर देते हो वो बंद कर दो। उस टाइम को अपने इसमें ही कोई न कोई एक न्यूज ले लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या विजन या जो भी अलग अलग हैं इंस्टीट्यूट के, उसी को विजिट कर लिया करो ना। कितने टाइम लगेंगे, जितना टाइम व्हाट्सएप पर दो उतना टाइम उसमें तो कुछ ना कुछ नया चीज़ नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश उसका ये चीज़ बना कर रखो। नहीं तो ये नहीं जो दिमाग में ले लो 30 में देना है, 29 में देना है, तभी काफ़ी टाइम है। बच्चे उस टाइम इसी तरह से निकल जाएगा, लास्ट में पता चलेगा जो पोजीशन आज वाले बच्चों का है वही पोजीशन 3 साल बाद तुम लोग का वही रहेगा। क्या आप सोच लो, 26 आ गया ना। आज भी तुम अपने आप को उसी लेवल पर समझते हो जो उस समय में थे। कारण क्या है जी, तुम लोग अपने माइंडसेट को नहीं बदलोगे ना, लेवल वही रह जाएगा। ठीक है, स्टिक को ये करो। जो एक तो मैंने कहा कई दिनों से, मैं कई दिनों में मतलब जब से आए हो तब से मैं शायद कह रहा हूँ तुम लोगों को, जो क्लास में आने के बाद टीचर्स को तो एकदम, जब तुम लोगों को पढ़ाने में आता हूँ मैं आराम से रहता हूँ। जानते हो क्यों? मुझे पता है तुम लोग कोई क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं। टीचर अलर्ट कब रहता है, पता नहीं किस तरफ से कौन क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, टीचर जितना अलर्ट रहेगा उतना ही तुम लोगों को फायदा होगा। बात समझ में आए? तो उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बतलाएगा। तुम अलर्ट टीचर को रखो तो अपने आप को भी तो अलर्ट रखोगे ना। यदि मान लो टीचर से क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, तुम भी तो कुछ पढ़कर आओगे ना, और इसीलिए उससे तुमको भी फायदा है और टीचर भी तुमको ज़्यादा डिलीवर करेगा। ठीक है, एक और भी चीज़, मैं फ्लो में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ बोल जाता हूँ। फ्लो में जब मैं कह सकूँ मोमेंटम गेन करता हूँ तो मैं काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ बोल जाता हूँ। उस बीच में यदि मैं कोई बच्चे बात कर रहे होते हैं, मैं बता उस दिन इसलिए मैंने उन बच्चों को डांटा था, जो बात कर रहा था मेरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। फिर मैं जो चीज़ मैं क्या कहते हैं 3 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, आधे घंटे में कंप्लीट करके निकल जाऊँगा। ये मेरी हैबिट खराब है या बुरा या अच्छा जो भी कह लो। ठीक है, इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो। जो एक्स्ट्रा मैं बतलाता हूँ, एक्स्ट्रा से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जो मैं कह रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मैं बतलाता हूँ वो एक्स्ट्रा डिपेंड करता है मेरे फ्लो पर।
मेरे मोमेंटम पर। और वो जो मैं एक्स्ट्रा बतलाता हूँ, जो पुराने किसी बच्चे को, जो जिन बच्चों ने क्लियर किया, बुला करके पूछ लेना, सर ने जो क्लास जो रूटीन है वो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावे जो बतला रहे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी तो मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, दोनों फ्लो पर डिपेंड करता है मेरा। किसी दिन यदि मैंने होमवर्क कम दिया है तो इसका मतलब मेरा मूड ऑफ है। अब मूड ऑफ होने में मुझे मेरे पिछले क्या है उससे नहीं होता है, सामने में क्या हो रहा है उससे होता है। ठीक है, और इसीलिए तो तुम लोग अपने तरफ से ये करो। और मेरा जो काम है वो तो मैंने कोशिश किया इतने दिनों में तुम लोग को कुछ ना कुछ समझाने का, जिस तरह से पढ़ाई करके आओ तुम लोग भी। तुम लोग तो मुझे लगता है क्लास करते हो, फिर घर जाकर पीजी जाकर घर जाकर आराम करते हो, यही कर रहे हो, और फिर आ जाते हो क्लास करने, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, तो फिर दिखता क्यों नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट? अच्छा, न्यूज़ कवर नहीं होता है। अभी मैं किसी फिल्म के बारे में पूछूं, वेब सीरीज के बारे में पूछूं? नहीं देखती तो वो अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, मूवी या वेब सीरीज ये सब जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ गलत, मैं भी देखता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई मेन टारगेट। मेन टारगेट के कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, और वो दैट इज़ ओनली फॉर द इंटरटेनमेंट, जिससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और वही चीज़ मैं 1 घंटे के बदले जो मैं 1 घंटे में पढ़ सकता था, आधे घंटे में पढ़कर कंप्लीट कर लेता हूँ। ये चीज़ें रिलैक्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये जनरली सोशल मीडिया वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है बच्चों का, उसको तो डेफिनेटली बंद करो। सोशल मीडिया वाला जो कनेक्टिविटी है वो 100% बैंड रुकना चाहिए। वो तुम्हारा टाइम किल कर देता है, इसलिए तुम लोग क्वेश्चंस लेकर नहीं आ पाते। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि क्लास एंड होते होते कुछ चेंज मुझे नजर आए। कहाँ कोई होमवर्क भी था? क्या था होमवर्क? पढ़कर आए? इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है हमें। एक आता है पॉलिसी, और दूसरा आता है इसमें मेथड्स, और मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो 2 चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ना है हमने। पहला है पॉलिसी और दूसरा है मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पॉलिसी तुम लोग को पढ़ने के लिए शायद कहा था मैंने। जो बच्चे सबसे लास्ट में आए हैं वो जवाब देंगे। पहला डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन कब बनी थी? हैं? पहले क्या था? अच्छा हुआ। और पहली डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन 9 कौन सा था? हाँ, मैंने डिपार्टमेंट ने मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कमीशन। क्या नाम था? रंगराजन कमेटी। ठीक है, पहला तो वो बना था, लेकिन ऑफिशियली वो कमीशन नहीं था, वो एडवाइजरी था। वो कमीशन जो बना है वो आई.के. गुजराल के समय में बना था। क्या था, रामाकृष्णन करके, जीवी रामाकृष्णन करके कुछ था। हाँ, वो बना था, लेकिन पहले जो था एडवाइजरी के रूप में आया था वो। तो इससे डिसइन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत हुई है, इसकी पॉलिसी गवर्नमेंट जो लेकर आना शुरू किया गवर्नमेंट ने, ये कब से किया है? वही 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद। हाँ,
गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पॉलिसी जो आई पहला वो 93 के आसपास में आई, और 90 मुझे ईयर सब याद नहीं रहते। पहले उन्होंने क्या किया, पॉलिसी देखो कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा, अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट मैंने शायद कल लास्ट लेक्चर में बतला दिया था, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर बेचे, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं ये कोई भी कर सकता है, इसलिए जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करे इट इटसेल्फ मीन प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें इनिशियली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी में डिसीजन लिया वो 91, 92, 93 के बीच में ही है, मुझे याद नहीं है। पहले इन्होंने कहा जो कुछ सेक्टर्स के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है उसमें इन्होंने डिसाइड किया जो हम डिसइन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सबको नहीं देंगे, ये सब प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। इनिशियली डिसीजन लिया गया दैट वाज ओनली फॉर द म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब 91 था कि 92 देख लेना, मुझे याद नहीं रहता है। तो पहले उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा जो हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो हम लोग डिसइन्वेस्ट करेंगे दैट विल गो ओनली टू म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो जनरल आदमी के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, किसी के लिए नहीं था। 93 में शायद मुझे लगता है उन्होंने इसके डिसइन्वेस्टमेंट बेस को बढ़ाया, ब्रॉड किया। उसमें ये दोनों तो थे ही, इसमें आ गया FII, दूसरा आ गया बैंक्स, और तीसरा आ गया एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ये दोनों तो थे ही, बाद में इसमें ऐड किया गया कौन खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट के शेयर कौन खरीदेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर कौन खरीदेगी। इसमें एडिशन हुआ बाद में 93 के आसपास में शायद, जिसमें इसमें आया FII। इसलिए FII जो है वो 91 की पॉलिसी में अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन पहली बार परमिशन जो दिया गया है 93 में। ठीक है, FII था। इसके अलावे बतलाता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बैंक्स, और प्लस इसमें चूंकि एम्प्लॉइज काफी विरोध कर रहे थे, ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी, इसमें देखो लिखा रहा था CPSE, मतलब CP मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी चलो हम गवर्नमेंट अपनी शेयर बेच रही, तुम ही ले लो। जो शेयर होल्डर्स ऐसे रिजल्ट करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्हीं को 10-10 शेयर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट का बेस बढ़ाया गया। समझ में आ गया? इनिशियली कुछ ही को के लिए रखा गया, बाद में उसको एक्सपेंड किया गया। मैंने पहले भी कराया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मैंने शायद न्यूज में या कहीं चर्चा किया है मैंने। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट इस तरह से इन्होंने इसका बेस बढ़ाया। इसके बाद आया रंगराजन कमेटी, वो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, और उन्होंने रिकमेंड किया जो ए सेक्टर में, ये समझ में आया क्या है? ये मैंने बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ए सेक्टर मतलब दैट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इसमें शायद फिगर याद है, ये में उन्होंने कहा था शायद रिजर्व वाला जो है इसमें शायद 49% तक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, और दूसरा था जो अदर्स मतलब बी और सी में जो है, ये समझ में आया या नहीं? जो एक सेक्टर में, ए सेक्टर मैंने बताया था 3 सेक्टर है, A, B, C। ए में जो है ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए ही सिर्फ था, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी ही इसमें आ सकती थी, ये बताया था मैंने। जैसे एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट की कंपनी ही चलाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं चलाएगी। ठीक है, डी जो होता है इसमें दोनों होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, यही था ना।
और सी जो था वो प्राइवेट के लिए था। तो तो, तो रंगराजन कमेटी ने कहा जो जो कंपनी कंपनी ए सेक्टर से जुड़े हैं, मतलब ए सेक्टर से जुड़े हैं मतलब क्या हो गया, दैट इज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जैसे मान लो उस समय में जो रेलवे था या हाइड्रो पावर था वो क्या था, ए में था। उसमें ये कहा गया इस सेक्टर में गवर्नमेंट मैक्सिमम जो डिस इन्वेस्ट करेगी अपना वो 49% था। क्लियर हुआ या नहीं? जो ए सेक्टर में होगा उसकी 49%। हाँ, ये सेक्टर में जो कंपनी होगी, जैसे मान लो एनटीपीसी ले लें, मान लेते हैं वो एक सेक्टर में था उस समय में, तो उसमें गवर्नमेंट कितना डिसइन्वेस्ट कर सकती थी, ओनली अप टू 49%, उससे ज़्यादा नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट दिया गया। ठीक है, कहने मतलब क्या है, ये सेक्टर में जो कंपनी है वो हमेशा गवर्नमेंट की कंपनी ही बनी रहे। 51% रहेगा गवर्नमेंट का होल्डिंग तो पॉल्यूशन कंपनी रहेगा। ये कहा उन्होंने। जो अदर्स है मतलब बी और सी सेक्टर में आ जाते हैं, उनमें इन्होंने कहा 74% तक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये रंगराजन का रिकमेंडेशन था और इस रिकमेंडेशन को उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं माना। 90s में 49% एयर इंडिया का शेयर बेच दिया जाएगा, ये चर्चा भी कर पाना पाप था। लेकिन रंगराजन ने जो इंडिया के लिए कंपनियों के लिए जो अच्छा था वो सजेशन दिया, लेकिन उस चीज़ पर गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। ठीक है, उसके बाद कमीशन बनाए, जब एक नए प्राइम मिनिस्टर बने IK गुजराल, उन्होंने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, वही रामाकृष्णन करके, GV रामाकृष्णन शायद, तो उनके अध्यक्षता में कमीशन बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट ही आई गई हो गई, इसलिए उसका रिलेवेंस कुछ रहा नहीं। उसके बाद आया वाजपेयी गवर्नमेंट। इन्होंने पहली बार कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी सीरियसनेस नजर आई गवर्नमेंट में। क्या कर बेटे? हाँ, ये ऑफिशियल है, कमीशन ये बना, लेकिन रिकमेंडेशन एक तरह से कह सकते हो गवर्नमेंट ही नहीं रही टिकी, फिर नई गवर्नमेंट आ गई तो नेचुरली वो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट आई 98 के आसपास में। इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पहली बार डिफाइन की वो क्या होगा, और उसमें इन्होंने 2-3 चेंजेस किए। एक तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है वो ABC के हिसाब से नहीं होगा, वो होगा एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एक नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने कहा स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब होगा जैसे डिफेंस ही सबसे रिलेटेड हो गया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो होगा इसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए जरूरी है उसमें कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इनमें फेज्ड वाइज, एक बार में नहीं, फेज वाइज 5-5, 10-10% इस तरह से हम बेचेंगे, फेज्ड वाइज डिसइन्वेस्टमेंट होगी। ये वाजपेयी गवर्नमेंट का डिसीजन था। इसलिए नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक में नहीं होगी, नॉन स्ट्रेटेजिक में होगी, लेकिन यहाँ पर एक बार में नहीं होगी, फेज्ड वाइज होगी। ठीक है, और दूसरा सबसे सीरियस एफर्ट उन्होंने लिया वो था एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया। तो पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया वाजपेयी जी के टाइम में, और बाद में इसी को अपग्रेड करके मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट लिखा गया। इसे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर
सबसे पहली बार जो सीरियस एफर्ट आए वो वाजपेयी जी के टाइम में आया। ठीक है, इसे एक मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। तो उसका काम ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनको फाइंड आउट करो, उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग की बात करो, कैसे उसको डिसइन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए इसकी बात करो। तो मिनिस्ट्री एक अलग से काम करने लगी इसमें। 2004 में नई गवर्नमेंट फिर आ गई, यूपीए गवर्नमेंट, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को समाप्त कर दिया। फिर वो काम किसका आ गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो मिनिस्ट्री समाप्त हो गई, इसलिए एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को एक तरह से ब्रेक लगाया गया। डिपार्टमेंट तो रहा, डिपार्टमेंट रहा, मिनिस्ट्री गायब हो गई। हाँ, 2004 से 2009 के बीच में जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन उनको अपना मेजोरिटी नहीं था, और इसलिए कम्युनिस्ट उसको सपोर्ट कर रहे थे। और कम्युनिस्ट हमेशा इन सब चीज़ों के अगेंस्ट होते हैं। इसे 2009 तक डिसइन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नहीं हुआ। समझ में आ गया? 2014 में फिर गवर्नमेंट बनी यूपीए की, और विदाउट द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्टों के सपोर्ट के बिना यूपीए की गवर्नमेंट ही बनी। 2014 नहीं, 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी विदाउट द सपोर्ट ऑफ कम्युनिस्ट। और यहाँ पर कुछ एफर्ट डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने किया। मतलब 2009 में फिर से यूपीए गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसमें कम्युनिस्टों का सपोर्ट की जरूरत उनको नहीं थी, और इसीलिए उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस कुछ स्टार्ट हुए। डिपार्टमेंट तो थी ही, डिपार्टमेंट खत्म नहीं हुआ था, लेकिन काम बंद पड़ा था 2009 तक। 2009 के बाद डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया। ज़्यादा तो नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट उस समय में 2009 से 2014 के बीच में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, और इसलिए काम उस समय में उसी में उलझा रह गया। कभी एक स्कैम बंद होता था, दूसरा स्कैम आ जाता था, कभी कोल स्कैम, कभी क्या कहते हैं वोट स्कैम, इस तरह से अलग अलग स्कैम होता रहा, चूजी स्कैम, इसलिए उसी में उलझे रह गई गवर्नमेंट, तो कोई काम हुआ ही नहीं उसमें। हाँ, तब उन्होंने उस समय में एक बॉडी बनाई थी, वो आज भी है, उसका नाम था निफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये यूपीए 2 के टाइम में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये क्या था तो उसको समझ लोगे। जो भी डिसइन्वेस्ट करेंगे हम, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जो भी कंपनी को हम बेचेंगे 5% 20% जो बेचे हैं, उसके बेचने के बाद जो सेल प्रोसीड आएगा, बेचने से जो पैसे आएंगे, वो पैसे यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आया? सेल प्रोसीड ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनी जो होगी, वो कहाँ पर पैसे जाएगी? निफ्ट में। और निफ्ट विल बी मैनेज्ड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स। गवर्नमेंट का है, लेकिन मैनेज करने के लिए वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, और प्रोफेशनल उसको मैनेज करेंगे। हाँ, ये फंड जो हुआ आया किसी से, मान लो ओएनजीसी का बेचा गया शेयर, उससे 5 करोड़ रुपये आए, तो 5 करोड़ रुपये कहाँ चला जाएगा? निफ्ट में। निफ्ट में उसको मैनेज करेगा कौन? प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल जो मैनेज करेंगे, तो इसका मतलब मैनेज करने का मतलब क्या होगा? उस 5 करोड़ से वो कमाएंगे।
कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं शेयर में करेंगे, कहीं बॉन्ड में करेंगे, उससे कमाएंगे। कमाने से जो पैसा आएगा उसमें से 75% पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च होगा और 25% will go to the upgradation, modernization, expansion of the company. 75% public welfare. %25 for the upgradation, modernization या expansion of central public industry. ठीक है, समझ में आ गया। तो ये निफ्ट का पॉलिसी बनाया गया, फंड मैनेजर अपॉइंट किए गए होंगे। ये निफ्ट बना, ये सही या गलत? किसने सही कहा, किसने गलत कहा? क्यों गलत कर रहे हो? कैसे? जैसे पैसा मैंने हमने एक कंपनी को दे दिया, सारा पैसा एक कंपनी को दे दिया। नहीं, कंपनी को नहीं दिया है, ये निफ्ट को मैनेज करने के लिए झा सर को अपॉइंट किया गया। कहने मतलब किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहे हैं ना, वहां पर वो मैनेज करेंगे उसको। वो देखेगा इस पैसे को रियल एस्टेट में लगाना है कि बॉन्ड मार्केट में लगाना है जिससे कमाई ज्यादा हो। ये पर्पस था इसका। ठीक है, देखो मेरे मानने से अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है कोई भी, तो पैसा उसी के पास रहना चाहिए, उसकी अपने। देखो ये इसलिए कहा जाता है, जैसे इसको इस तरह समझ लो, गवर्नमेंट तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ले। ठीक है, अब उस सीज कर ले तो ये चलेगा। अब सीज करने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचे गवर्नमेंट, और बेचने के बाद उस पैसे को मुझे दे दे, तुम्हें नहीं। ये तो सरासर गलत हो गया ना। गवर्नमेंट ये कह रही है जो जो किसके पैसे से बना, ये आम पब्लिक के पैसे से बना। ठीक है, कंपनी जो बना है, मान लो एनटीपीसी जो बना है, किसके पैसे से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है। तो उसको यदि हम बेच रहे हैं, उसके पैसे, उसके इनहेरिटेंट जो है उन्हीं को मिलना चाहिए। जैसे तुमको तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज करे, उसको यदि बेचकर कुछ पैसे निकाल रही है तो मैक्सिमम पार्ट तुम्हें तो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए ये पब्लिक को देने की बात की गई, पब्लिक वेलफेयर की बात की गई, तो ये गलत नहीं था। चीज इसमें क्या होगा, इनडायरेक्टली, जैसे मान लो पीडीएस के तहत हम लोग गवर्नमेंट को पैसे खर्च करती है, उसमें से कुछ पैसे इधर से आ जाएंगे, दैट विल बी हेल्पफुल टू द पब्लिक और गवर्नमेंट ऑल्सो। और इसलिए इसमें कहीं से ये इसको गलत नहीं कह सकते हैं। पब्लिक जिसके पैसे से बना है उसी को वेलफेयर के लिए ये खर्च होगा। ठीक है, बेच के किसी के अपने एसेट को बेच के सर्वाइवल करना वो तो सही नहीं है। अगर एसेट को सही करना वो ज्यादा सही है। यहाँ पर यदि इंटरप्रेन्योर के पास जाओगे, तुमने जो कहा बेचकर खाना और बेचकर प्रोग्रेस करना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे एक नालायक बेटा होता है, पिताजी की प्रॉपर्टी को बेच बेच कर खाता है, तो उसकी नालायकी हुई, वो डिग्रेड, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड ही करेगा। लेकिन जिस कंपनी को तुमने 100 रुपये से खड़ा किया, आज उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपये हो चुकी है। उसमें यदि हम 1% शेयर अपना बेच देते हैं, कम से कम 1 लाख रुपया आ जाएगा। उस 1 लाख रुपये से 100 रुपया जिसने कभी बुरे वक्त में दिया था, उसको देने में क्या गलती? उसको तब हम नुकसान है ये, जब तुमको एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे हमने एयर इंडिया को बेचा,
जैसे हमने HMT को बेचा, ये गलत था। ठीक है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी निफ्ट को में रखने के लिए, ये गलत नहीं था। इसकी मैनेजमेंट अच्छी से, और दूसरा 25% उन्होंने फिर दिया था कंपनी के एक्सपेंशन में। ठीक है, इसलिए इसको गलत हम नहीं कह सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में ये चीज़ किया गया। हाँ, लेकिन प्रोसेस तेज नहीं चला। कहा जाता है यूपीए गवर्नमेंट के समय में 1 या 2 कंपनी की डिसमिस को क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल कर पाई। जब भी डिसमिस की बात करती थी स्ट्राइक होता था, हल्ला मचता था, गवर्नमेंट बेच रही है, समझा। और इसको, इसी को हम जो कहते हैं कंपनियों का मोनेटाइजेशन, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो जब तक तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक उससे तुमको रिटर्न क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक कंपनी थी इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एक छोटी कंपनी कहलाती थी। इसके पास कई सब्सिडरी भी होंगे इसके अपने, लेकिन वो छोटी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी में से आती थी। गवर्नमेंट ने उसकी मोनेटाइजेशन शुरू की। मोनेटाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो उसका कोई ऑफशूट या सब्सिडी कोई काम कर रहा है, कुछ भी गवर्नमेंट के हिसाब से रिटर्न आ रहा है 500 रुपये। गवर्नमेंट का इस एक सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है बिकॉज की फंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट ने सिर्फ उसी एक पार्ट के ऑक्शन करने की बात कर दी। इतने पैसे आए जो BEML, जो कल तक फंड के क्राइसिस में जूझ रहा था, आज उसका फंड सरप्लस है। थोड़े पैसे हमारे पास नहीं हो, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन उसी में से एक पार्ट हटा करके, और यह एक इंटरप्रेन्योर जो होता है वो भी यही करता है, तो वाई इट शुड नॉट बी डन बाय द गवर्नमेंट। उसी को हम कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है रिसेंट डेज में, और एसेट मोनेटाइजेशन हर कंपनी में किया जा रहा है। और ये ज़मीन से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के, जो आइडल जो पार्ट पड़ा हुआ, तो उन सब चीज़ों पर ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसी को कहते हैं मोनेटाइजेशन। यहाँ पैसे नहीं है। अब रेलवे जैसे कहता है, रेलवे के पास मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 साल मुझे दे दो रेलवे चलाने के लिए, उससे बड़ा पैसे वाला इंडिया में कोई नहीं होगा। मोनेटाइज करना होगा। जैसे तुम देखोगे यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाते होगे, मोहाली रेलवे स्टेशन जाते होगे, यदि कभी गए होगे तो उनके आसपास का जमीन देखना, आइडल पड़े हुए हैं। जमीन किसकी है? रेलवे की। उतनी जमीन यदि आज मुकेश अंबानी का होता तो शायद वो खाली जगह पर एक मॉल बना देता, उसी से करोड़ों रुपये रेंट पे वसूल लेता। लेकिन रेलवे नहीं कर पा रहा है, ये मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रही है। जैसे तुम देखोगे कोई भी टूरिस्ट जो आता है, चंडीगढ़ में आता है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरता है, एयरपोर्ट पर उतरता है, उस जगह से कहाँ आता है? मेन चंडीगढ़ आता है, स्पेशली रहने के लिए किसी होटल में, यही है ना। लेकिन यदि उसी तरह का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास भी बना दिया जाए, जहाँ पर उनकी ज़मीन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ज़मीन हो या फिर रेलवे का ज़मीन हो, है ज़मीन उसके आसपास में, जिसमें हम लोग डस्टबिन की तरह उसको यूज करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं उन जगहों पर। यदि कुछ बच गया तो कोई इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं वो जाकर वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। यही सब चीज़ें हो रही है ना, और वो अरबों रुपये की रिटर्न दे सकता है। इसी को कहते हैं मोनेटाइज करना। गवर्नमेंट इस बीच में मुझे लगता है 2020-21 के बाद गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया, एसेट मोनेटाइजेशन। पर्टिकुलर कंपनियों का जो भी है, तो जो आइडल पड़े हुए उसको मोनेटाइज करो ना। रेलवे यदि मान लो तुम्हारा होता, तुम क्या कोशिश करते? रेलवे फेयर से ही जो आमदनी आएगा उसी से कमाएंगे हम। उसके आसपास में यदि खाली जगह है, उसमें तुम कहीं ना कहीं कोई दुकान कुछ ना कुछ खोल करके रेंट पर लगा करके कमाना शुरू कर दोगे। इंडिविजुअली कर सकते हो, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता है? खुद नहीं कर पाए, किसी और के द्वारा करवाए। ठीक है, PPP मॉडल में लेकर आए, या सबलेट कर दो, मुझे इतना दे दो, बाकी तुम मैनेज कर लो।
इसी को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट उस तरह से लेकर आई है, इसलिए जो यूपीए गवर्नमेंट ये नीफ लेकर आई थी गलत नहीं था, सही था कि उसमें जब मोनेटाइज तुम करते हो, जिस समय में तुमने उसको खरीदा होगा पब्लिक फंड से खरीदा होगा, तो पब्लिक फंड से जब तुमने खरीदा तो पब्लिक का पैसा है, उसी को तुम वापस कर रहे हो इसमें। ठीक है, तो समझ में आ गई। यहाँ पर जो 2014 तक इसी तरह से चली, एक दो कंपनियों का ही डिसइन्वेस्टमेंट हो पाया, वो फंड इसमें गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 2014 में नई गवर्नमेंट आई और यहाँ पर दो तीन चेंज किया गया। एक तो इंडिपेंडेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस हुई, दूसरा चीज जो अनाउंसमेंट हुआ, दीपम बनाया गया। दीपम एक डिपार्टमेंट है, देखना इसका फुल फॉर्म मुझे, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, आइज देखो तो ये तो है एसेट मैनेजमेंट लास्ट में। अब ये मुझे दो आईपी का याद नहीं है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट बनाया गया। और तीसरा चेंज इन्होंने किया वो था, किस कंपनी को किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा सो दैट कि कंपनी भी वायबल हो, अच्छा काम करना शुरू कर दे। उसमें उसको डिसइन्वेस्ट करके करना है कि फंड देकर करना है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग डिसइन्वेस्टमेंट की किस कंपनी में किस तरह से उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके एक्टिवेट किया जाएगा, ये नीति आयोग डिसाइड करेगी। तीन चेंज किया गया, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस हुई, दूसरा दीपम बना, और तीसरा नीति आयोग को पावर दिया गया टू फॉर्मुलेट फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सीपीएसई। और उस सीपीएसई को रीस्ट्रक्चर करने में क्या जरूरत पड़ेगी, उसको डिसइन्वेस्ट करने से होगा, एसेट मोनेटाइजेशन से होगा, ये नीति आयोग बतलाएगा। फिर मैं भूल गया, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसे तीन मेजर चेंजेस किए गए और इसके बाद से काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक पर कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सेल आउट कर देने में ही फायदा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, नीति आयोग। इंप्लीमेंट कौन करेगा, दीपम करेगा। ठीक है, इस तरह से हायरार्की बनाई गई। इसमें तुम देखोगे कितने फास्ट हुए इसमें, इस बीच में इसे इसमें एक दो कंपनी तो टोटली सेल आउट कर दिया गया, तो उसमें रिवाइवल के चांस नहीं थे। इसमें से एक नाम आता है एयर इंडिया, तुम लोग जानते ही होंगे। उसमें हर साल लगभग शायद 56,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था, अब तब भी हम झुंझुना लेकर खेल रहे थे। 56,000 करोड़ कहां से गवर्नमेंट दे रही थी, हम लोग उसे टैक्स कलेक्टर दे रही थी, उसको तो इमीडिएटली बेच देना था। ठीक है, उसी तरह से एक और भी कंपनी थी एचएमटी, ये भी काफी फेमस कंपनी हुआ करती थी एक समय में, इसको भी गवर्नमेंट ने बेचा। और हाँ, यहीं पर शायद पिंजौर में कहां पर था। तो एचएमटी एयर इंडिया का एग्जांपल समझ लो कैसे, ये दोनों के को बेचने की प्रोसेस यूपीए गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई, लेकिन वो गवर्नमेंट कर ही नहीं पाई। वही लेबर स्ट्राइक, ये स्ट्राइक जो भी होता है। एक तीसरा भी नाम कह सकते हो जो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने काफी तेजी में उसको काम निपटाया,
इसमें से एक आता है IDBI बैंक, उसकी कहानी मैं अलग से बतला देता हूँ। HMT और ये एयर इंडिया और IDBI, इन तीनों को डिसइन्वेस्ट करना है और स्ट्रेटेजिक सेल करना है। स्ट्रेटेजिक सेल मतलब होता है किसी को बेच देना है। ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, लेकिन उस समय कुछ हुआ नहीं, और इस चक्कर में क्या हो गया, स्पेशली HMT फाइनली काम करना बंद हो गया। गवर्नमेंट कितने दिनों तक सैलरी देते रहती बिठा करके, काम होता नहीं था, लेकिन सैलरी जानी है, तो ये काम चलता रहा। अल्टीमेटली वो कंपनी बंद हो गई। जब बंद हो गई तब उसको बेचा गया। तो अब तुम ये बतलाओ, यदि वो यूपीए गवर्नमेंट के समय में ही बेच दिया गया होता तो उस समय गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिलते या अब ज़्यादा मिले? पहले ज़्यादा मिलता ना। रनिंग स्टेटस में जो कंपनी तुम बेच रहे हो तो ज़्यादा मिलेगा ना तुमको। डेफिनेटली इसका एक नुकसान हो गया गवर्नमेंट को। जब ये प्रोसेस चल रहा था यूपीए के टाइम में, उस समय में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एक दो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स HMT में काम करते थे। बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों ने मतलब उस समय के लोगों की साइकोलॉजी बतलाता हूँ। तो उन बच्चों के पेरेंट्स काम करते थे HMT में ही पिंजौर में। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इसको बेच देते हैं क्योंकि काफ़ी नुकसान हो रहा है, लॉसेज में जा रही है। तो जो लेबर थे, ट्रेड यूनियन था, सब स्ट्राइक पर चले गए। मुझे पता नहीं था बच्चों, उनके पेरेंट्स HMT में काम करते, तो मैंने ऐसे ही कहा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इसको बेच देना चाहिए। तो बच्चों ने कहा सर हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तब मैंने कहा क्यों, मेरे पेरेंट्स उसी में काम करते हैं। और मेरे मुंह से अचानक ये निकला, वैसे भी बंद होना ही है, आज मरो या कल मरो। कल मरोगे तो कई को मारकर मरोगे, आज मरोगे तो एक मरेगा। और दूसरा मैंने ये कहा था यदि मैं गारंटी देता हूं, उनको तो ये डर था यदि बेच दिया जाएगा, चर्चा उस समय था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लेने वाली है, ठीक है, तो उनको ये डर था महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लेगी, जब इसको टेक ओवर कर लेगी तो हम लोगों को निकाल देगी। मैंने ये कहा था देखो, यदि महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया और तुम्हारे पिताजी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, पहले तो गवर्नमेंट का शर्त होता आप निकाल नहीं सकते हो, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए निकालेंगे किस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर निकालेंगे तुम्हारे पिताजी काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। यदि अच्छे कर रहे तो क्यों निकालेंगे वो, ठीक है। यदि वो अच्छे कर रहे, तुम कह रहे हो अच्छे कर रहे हैं, तो अच्छे कर रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा उसको ज़्यादा सैलरी पर और रखेंगे। लेकिन यदि तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक ओवर नहीं किया, अभी हर साल 10,000 का नुकसान हो रहा है, करोड़ का, कुछ ना कुछ सालों बाद गवर्नमेंट हाथ खड़े करेगी ही करेगी, तब फिर कहाँ जाएगी तुम्हारी जॉब? और हुआ वही, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में ही कंपनी बंद हो गई। मैंने ये कहा था यदि ये बेचा नहीं गया तो अल्टीमेटली तो बंद होना ही होना है उसको। तो बंद होने के बाद गवर्नमेंट ने बेचा, उससे गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, और एम्प्लॉयज भी तो उस बीच में क्या हो गया, जो बंद हो गया तो दे आर अनएम्प्लॉयड, जो भी उनको कंपनसेट किया होगा 2 साल 3 साल जो वाला है फॉर्मूले तक कंपनसेट किया गया होगा उनको, तो अल्टीमेटली तो बेरोजगार ही हो गए ना। लेकिन वो रनिंग स्टेटस में यदि टेक ओवर हो जाता, महिंद्रा ले लिया होता, तो कंपनी को चलाता, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आगे वर्क देता उसको। हाँ, यदि कोई काम नहीं कर रहा है इन द लॉन्ग रन शायद हटा सकते थे, लेकिन इनिशियली तो डेफिनेटली काम पर वो रखता है, तो वो जॉब ज़्यादा सिक्योर्ड हुआ कि जो स्ट्राइक करने वाले लोग थे वो जॉब सिक्योर्ड ज़्यादा कर गए। इसलिए ये जो सोच बनती है, जो कंपनी लॉस में रहेगा तब भी मुझे जॉब मिलेगा ही, इसकी गारंटी दे दो, ये कैसे होगा? तुमको तो प्रॉफिट में जाना ही होगा, काम करोगे तभी तो होगा उसे, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर HMT का यही कहानी हुआ। बैंक का था, उसका क्या नाम था, एयर इंडिया, वो अभी हाल में तो अब तो हो गया 5-6 साल हो गया होगा शायद, एयर इंडिया को आकर अब बेचा गया। इतने 16 का अब एयर इंडिया को जो बेचा गया, बेचने में गवर्नमेंट ने पैसे गवर्नमेंट को नहीं मिले, उल्टा गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए
चलो ये पुराना लाइबिलिटी इसको इसी पैसे से क्लियर कर लेना। ये पोजीशन थी एयर इंडिया को बेचने में। नहीं नहीं, ये दोनों ही चीज सेंट्रल एनडीए गवर्नमेंट के समय में हुआ, लेकिन ऑलरेडी ये प्रोसेस पहले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एयर इंडिया भी उसी तरह से गया, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट किसी तरह से नहीं, तो पैसे देकर अपना जान छुड़ाया, चलो भाई कोई तो ले लो। तीसरा केस आईडीबीआई का। आईडीबीआई का, तो आईडीबीआई बैंक जो है, इसके बारे में शायद तुम लोग को पता होगा, इट वाज द ओनली नॉन नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। नहीं ना, वो बात की बात है। इट वाज द ओनली नॉन नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। और जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं दे आर नेशनलाइज्ड, मतलब कहने मतलब उनका बैकग्राउंड कहीं कहीं प्राइवेट है, चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, उन सब का बैकग्राउंड क्या है, प्राइवेट था। आईडीबीआई ही एक ऐसा बैंक था जो गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूशन था, उसी को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया, इसलिए आईडीबीआई कभी भी प्राइवेट नहीं था, इसलिए इट वाज द ओनली नॉन नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इसको भी गवर्नमेंट बेचना चाहती थी, इसका भी एम्प्लॉयज विरोध करते थे। हालांकि मुझे लगता है 2014 आते आते लोगों ने कुछ ना कुछ रियलाइज जरूर किया। वो एचएमटी का कहानी देखा होगा, मुझे लगता है 2008-9 में ही बंद हो गई थी, तो इसलिए आईडीबीआई में भी लॉस मेकिंग जा रही थी, गवर्नमेंट सोचती इसको बेच देते हैं, तो विरोध होने लगा। तो चेंज क्यों आया, तो उसको मैं एक अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरा आईडीबीआई बैंक में ही अकाउंट हुआ करता था, तो मैं उस समय कोई ऑनलाइन चीज़ें तो चलती नहीं थी, इसलिए जब भी कुछ क्या पासबुक हो या कोई कैश जमा करना हो तो बैंक में जाना पड़ता था। इनिशियली तो होता था क्या, अपने ही ब्रांच में जाकर जमा करो। मेरा ब्रांच था 17 में, जहाँ मैंने अकाउंट खुलवाया था। अब मुझे स्पेशली वहाँ पर जाना पड़ता था। पता चला जो गवर्नमेंट प्रोसेस चला रही थी, प्राइवेटाइज करेंगे तो ये लोग स्ट्राइक पर चले जाते थे। पता चला जो बैंकर्स स्ट्राइक पर हैं, बात समझ में आए, बैंकर्स स्ट्राइक पर हैं, ये मुझे पता चला। इसीलिए मैं 17 गया भी, लेकिन बैंक की तरफ नहीं गया, ये सोचते हुए स्ट्राइक पर है तो वहां काम तो होगा नहीं कुछ। लेकिन बाय चांस बैंक के पास से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा बैंक तो ओपन है, कह रहे थे स्ट्राइक पर हैं ये लोग। मैं जब अंदर गया, सभी स्टाफ नहीं थे, कुछ स्टाफ काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, साइकोलॉजी कैसे बदलती है वो मैं बतलाता हूँ। तो कुछ स्टाफ काम कर रहे थे, मैंने पूछा स्ट्राइक है आप लोगों का, काम कैसे हो रहा है यहाँ पर। मैं तो इसी कारण से अपना पासबुक या कैश लेकर नहीं आया, जमा कर लेता मैं। तो उनका जवाब जो था वही बताता चेंज ऑफ थॉट। उसने जवाब मुझे दिया, ये स्ट्राइक से कुछ होने वाला नहीं है, काम करेंगे तभी तो बैंक चलेगा। तो कुछ लोग जो काम कर रहे थे उनका ये सोच तभी तो काम पर आए। स्ट्राइक बैंकर्स यूनियन ने स्ट्राइक अनाउंस किया था, लेकिन वो लोग काम पर थे। तो कुछ उसी में से चेंज तो हुआ ना, हम लोग काम करेंगे तभी तो हमें सैलरी मिलेगी, तभी तो बैंक चलेगा भी। ये सोच बदलना शुरू हुआ, चूंकि एचएमटी का कहानी उन्होंने देखा था। आज नहीं कल उसको भी बंद हो गया। बंद जब हो गया, 2-3 साल का एडवांस सैलरी दिया होगा, उन्होंने बंद कर दिया। अल्टीमेटली तो बंद ही हुआ ना वो। ये चीज आईडीबीआई ना हो जाए, तो मतलब सोच बदली, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट उस समय भी इसको डिसइन्वेस्ट नहीं कर पाई। एनडीए जब आई, इन्होंने फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया आईडीबीआई बैंक को, अभी रनिंग कंडीशन में है, इसको अभी हम बेच लेते हैं। फिर वही हल्ला मचना शुरू हुआ, कैसे बेच लीजिएगा आप। गवर्नमेंट ने काफ़ी दिनों से मनाया, शायद गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिल जाते, लेकिन एम्प्लॉयज मेजोरिटी जो होती है वो ज़्यादातर यहाँ पर गाइडेड बाय सोशलिज्म होती है, तो उन्होंने विरोध किया, तो बिक नहीं पाया। गवर्नमेंट ने उनको कन्विंस किया, हम बेचेंगे इसको, लेकिन ऐसी कंपनी को देंगे जो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। बात समझ में आया, हम बेचेंगे इसको लेकिन ऐसी कंपनी को देंगे जो गवर्नमेंट की ही होगी। और वही कंपनी आई LIC। इसलिए मेजोरिटी शेयर गवर्नमेंट ने किसको बेच दिया, LIC। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये प्राइवेट कंपनी बन गई, लेकिन होल्डिंग किसकी है ज़्यादा,
गवर्नमेंट की कंपनी के, गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी की है। अब इसको भी याद रखोगे इस एग्जाम्पल से, यदि गवर्नमेंट की मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 51% से कम हो गया, 50% से कम हो गया, इट मीन्स इट इज ए प्राइवेट कंपनी। मे बी कि उसमें होल्डिंग एसबीआई का हो, मे बी कि उसमें होल्डिंग एलआईसी का हो जो गवर्नमेंट की है, तब भी वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी। बात समझ में आया? जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए आईडीबीआई में 50%, इसमें गवर्नमेंट ने 51% शेयर बेच दिया किसको? एलआईसी को। 10% बेच दिया किसको? एसबीआई को। अब तो गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी रह गई? 39, ये रह गया ना। तो ये प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, जबकि ये एलआईसी एसबीआई दोनों तो गवर्नमेंट का है। इसलिए यदि कंपनी होल्ड कर रही है उसको, इन दैट केस उसमें कंपनी गवर्नमेंट की ही क्यों ना हो, तब भी वो प्राइवेट कंपनी होगी यदि 50 से कम हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पर जो प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? 39%। हो सकता है 49% भी होगा, तब भी वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें होल्डिंग जो है गवर्नमेंट का कम हो गया है। वो जो कंपनी होल्ड कर रही है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, तब भी वो माना जाएगा वो प्राइवेट ही है। क्लियर हो गया इतना? और इसलिए आईडीबीआई का मेजर होल्डिंग किसके हाथ में चला गया? एलआईसी। एलआईसी ने पैसे उसमें लगाना शुरू किया और अब शायद मुझे लगता है अच्छी प्रॉफिट में चली आई है आईडीबीआई। ठीक है, अब शायद एलआईसी भी उसमें से बेचना चाहती है, या बेच भी दिया होगा कुछ ना कुछ शेयर। एलआईसी भी बेचना चाहती है उसमें से। अल्टीमेटली क्या होगा? कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी लेगी। एक और एक इंसिडेंट यूपीए के टाइम में हुआ था, वो बतला देता हूँ। वो भी आईएफसीआई, आईएफसीआई ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये अभी भी है, नहीं यूपीए का टाइम ना। इसका कुछ पार्ट पहले से बेचा जा चुका है, मतलब पब्लिक के हाथों में है। मतलब इसका कुछ परसेंटेज, मुझे कितना परसेंटेज पता नहीं है, लेकिन मान लो 5-10%, 20%। हालांकि ये भी याद रखना, अब मिनिमम गवर्नमेंट ने, सेबी ने रूल बनाया है, कम से कम यदि आप बेचोगे मतलब पब्लिक को दो हुए, कम से कम 25% देना होगा। ये रूल है, बाद में बता दूंगा क्या है ये। तो ये मान लो गवर्नमेंट ने कुछ बेचा है इसका शेयर, तो ऑलरेडी ये बेचा हुआ है तो लिस्टेड होगा, स्टॉक मार्केट में इसकी शेयर ट्रेडिंग होती है। समझ में आया? और ये मुझे लगता है 2005-06 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय में आईएफसीआई का शेयर हुआ करता था 2 रुपये 3 रुपये का। बात समझ में आया? उसका एक शेयर की वैल्यू थी कितनी थी? 2-3 रुपये की थी। वो ये तो जस्ट गेस वर्क कर रहा हूँ, यूपीए गवर्नमेंट के समय में था, तो काफी कम वैल्यू था इसका। समझ में आ गया? मुझे टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो थोड़ी सी आइडिया लग जाती है। गवर्नमेंट उसको, चूंकि वो भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट उसको बेचना चाहती थी, ये जानकारी मुझे मिली। ठीक है, तो जब मिली तो मुझे लगा जब यदि ये बेचा गया, इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, प्राइवेट हाथ में जाएगा तो बढ़ेगा। तो मैंने, पैसे उस समय ज़्यादा होते नहीं थे, 100-200 शेयर ले लिया मैंने। ठीक है, 2-3 रुपये जो भी होगा उसी खरीद लिया मैंने। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस की, जो इसको मैं बेचने जा रहा हूँ, वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब होता है मेजोरिटी शेयर किसी को बेचा जाएगा। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, वो 2 रुपये वाला जो शेयर था वो 117 रुपये का हो गया। मेरे पास उस समय यदि लाखों रुपये होते तो करोड़ों रुपये उसी समय कमा लेता, शायद तुम लोगों को पढ़ाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। ठीक है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, उसका वैल्यू काफी बढ़ गया। अब 2 रुपये वाला 120 रुपये हो जाए तो कितना, कई गुना बढ़ गया उसका वैल्यू।
अब क्यों बढ़ गया वो बतलाता हूँ। तो जैसे ही IFCI की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया मैं इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेचूंगा, पब्लिक को, आम आदमी को नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेचूंगा, तो इसको लेने के लिए बड़े बड़े धुरंधर आगे जो मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा, उनके बीच में कंपटीशन हुई, मतलब बिडिंग हुई। मुझे नाम, एक नाम ये मुझे याद, ब्लैक स्टोन था कोई बाहर की कंपनी, उसने हाईएस्ट बिडिंग कर दी, उससे भी ज्यादा बिडिंग शायद SCL टेक्नोलॉजी या कुछ था, इसका उसने कर दिया जो मैं लूंगा। आपस में कंपटीशन हुई, बिडिंग हाई रेट पर चली गई है। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह था। तो इस तरह के कई इन्वेस्टर मतलब इसमें आ गए। मुझे क्यों लग रहा है शायद कोई स्टरलाइट इन्वेस्टमेंट कंपनी करके थी, वो हाईएस्ट बिडर बना, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि उसी को दिया जाएगा। रेट था वही 117 जो मैंने कहा, वही था। मेरे साथ दिक्कत क्या थी, जब वो 2 रुपये वाला चीज 50 का हो गया तो मुझे लगा ये काफी ज्यादा हो गया। मान लो मैंने 200 रुपये लगाए उसमें और 10,000 हो गया, मैंने बेच दिया। उसका भागते भागते तब तो पछताते रह गए, ये 100 और भी डबल हो जाता मेरा, तो खैर नहीं मौका मिला मुझे। ठीक है, तो मुझे उस समय तक मैं दुखी था। अब जो भी स्टरलाइट या किसी कंपनी को दिया गया, देने के बाद चूंकि यहाँ पर लेबर यूनियन काफी ज्यादा ये काम करता है, इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया, कैसे आप दे दोगे, उसको दे दोगे, ये होगा, जो भी चीज है। जब ये चीजें होने लगी तो गवर्नमेंट ने 1-2 शर्त लगा दिया उस पर से। वो शर्त ये लगाया, जो आप किसी को निकालोगे नहीं, जो एम्प्लॉयज हैं, उसका बाद और भी 1-2 शर्त लगा दिया गवर्नमेंट ने। जैसे ये शर्त लगाया, जिस कंपनी को मिला था उसने कहा जब ये शर्त पहले से नहीं कहा गया तो इसलिए मैं इससे अपना बिडिंग वापस लेता हूं। उसके बाद जो मुझे खुशी हुई, वो गिर कर फिर 5 रुपये पर आ गया। तो ये कहानी जो उस समय की यूपीए गवर्नमेंट की कहानी मैंने बतलाया, कैसे किसी का शेयर बढ़ता है, ये बतलाता। आपको IFCI में पोटेंशियल क्या है वो मैं बतला देता हूँ। IFCI मैंने कहा वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और नेचुरली सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन था। इसके ब्रांचेस लगभग हर सिटी सेंटर में था, मतलब हर सिटी में इसका एक ब्रांच होगा, मतलब गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करके दिया होगा। ठीक है, और इसी को देखते हुए बड़े बड़े जो कंपनियां थी, फॉरेन कंपनियां, वो भी इंटरेस्टेड हो गई। कोई भी कंपनी यदि बाहर से कोई आती है, बाहर की कंपनी कोई यदि आएगी, वो एक ब्रांच चंडीगढ़ में खोलेगा तो 2 साल वेट करेगा इसको, फिर दिल्ली में खोलूं, 5वें साल में जाएगा फिर मुंबई में खोलूं। और IFCI का ब्रांच इंडिया के हर कॉर्नर में है। इससे बड़ा एसेट क्या हो सकता है? और इसीलिए उसमें सभी पार्टियां इंटरेस्टेड हो गई थी। इसलिए आज भी इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। यहाँ चंडीगढ़ में देखो, मुझे 7 या कहाँ पर एकदम बड़ी सी बिल्डिंग, एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है इनका। कब मुझे लगता है वो 7-8 के जाते आते मैं देखता हूँ काफी बड़ा IFCI लिखा रहता है वहाँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मतलब हर जगह पर इसका बिल्डिंग मतलब एसेट है। क्या करो दोबारा गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इसको फिर से किया? एक जब ये एक बार कोई चीज चला जाता है, डिग्रेड हो जाता है, उसका गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट कम लेती है उसमें। और दूसरा, जब गवर्नमेंट ने देखा इसमें ट्रेड यूनियन, चूंकि कंपनी का इसका ब्रांच लगभग हर जगह है, एम्प्लॉयज भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, और इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से डरती भी है, ट्रेड यूनियन से डरती भी है। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद इसमें इन्फ्यूज किया पैसा, मतलब गवर्नमेंट ने अपने पैसे ही लगाना शुरू किया। आज IFCI अच्छी अब लॉस तो है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बेचा नहीं गया इतना पक्का है, और वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है कहीं कहीं उसका टर्न अराउंड हो चुका है। हाँ, गवर्नमेंट का ही है अभी भी। 10-20% जो बेचा होगा, 25% वो बेचा हुआ है, लेकिन और बाकी गवर्नमेंट की होल्डिंग है। इससे समझ में आ गया ये डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कैसे पास्ट में हुआ है, और इसीलिए इस तरह के जो पॉलिसी लाए गए। अब
ओवरऑल यदि मैं तुम लोगों से पूछूं, दिस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, इज इट गुड और बैड? प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिला इसके लिए कह रही हो, ये गुड कैसे हो गया? नहीं, गुड तो है, लेकिन क्यों? सर जो कंपनी लॉस मेकिंग है जिनकी वजह से कैश बर्न हो रहा है उनको भेज एक चेकअप पर बर्डन डालने से बेटर है। और यदि कोई भी कंपनी हमारा है, जिसे मान लो थोड़ा कोई पार्ट है हमारा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो बर्डन क्या होता है, दूसरे पर भी पड़ता है। जैसे मान लो थोड़ा कि ओएनजीसी परफॉर्म कर रही है, एनटीपीसी नहीं कर रही है, अब दोनों को तुम रखे हुए हो, अल्टीमेटली तुम्हारा ग्रोथ नजर नहीं आएगा। क्यों? ओएनजीसी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एनटीपीसी वाला ही पैसा उसमें ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए उससे क्या हो जाता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। इसलिए इससे डिसइन्वेस्ट करने से ये क्या कहते हैं, इसका गवर्नमेंट को भी फायदा है, एक्सचेकर को भी फायदा है, और सबसे पहला चीज़ मैं मानता हूँ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उसमें फायदा है। वही ओएनजीसी, जैसे मान लो तुम्हारा एचएमटी यदि पहले दे दिए, जैसे एयर इंडिया ही ले लें, एयर इंडिया को टाटा ने लिया, अब वो उसने कमाना शुरू कर किया है, उससे क्या, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, बर्डन खत्म, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। ठीक है, आईडीबीआई गवर्नमेंट ने बेचा, ठीक है, आईडीबीआई को अब गवर्नमेंट को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट का होता तो कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ता, वो देने की जरूरत, वो बच गया। प्लस आईडीबीआई में जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, जो पॉलिसी वो बेचता है, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? एक बर्डन कम हो गया, ऊपर से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। वही आईडीबीआई मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अभी यदि गवर्नमेंट नहीं बेचती, बंद हो जाती, वो भी एक नुकसान हो गया हमें। इसलिए ओवरऑल इससे फायदा ज़्यादा होता है, मॉडर्नाइजेशन भी ज़्यादा होती है इसमें। मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझ में आया, जैसे पैसे आ गए, अब उसी पैसे से क्या करेगी गवर्नमेंट, जो दूसरी कंपनी है उसको मॉडर्नाइज करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? और इसलिए ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट का फायदा ज़्यादा है। यदि इसमें हाँ एक चीज़ कह सकते हो, यदि मान लो कोई कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, कोई कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, उसको गवर्नमेंट कुछ पार्ट जरूर बेचे, वही मोनेटाइज जरूर कर ले, लेकिन ओनरशिप अपने हाथ में रखे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखोगे, मान लेते हैं ओएनजीसी ले लेते हैं, ओएनजीसी गवर्नमेंट को अच्छी कमाई करके दे रही है, नेचुरली उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो ज़्यादा वैल्यूएशन आती है तो गवर्नमेंट उसको बेच ले मतलब 100% नहीं, 49 से कम बेच ले उसको, उससे मोनेटाइज हो गया उसका, उसी से एक और भी कंपनी तुम खड़ा कर लो। लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी खासी डिविडेंड मिलते रहती है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखोगे, यदि 2000 से पहले की कहानी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ये ऑनलाइन भी सर्च करो तो मिल जाएगा, डिविडेंड पेड बाय सीपीएसई, सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, बिफोर 2000 एंड आफ्टर 2000 या 2020 कर लो, जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। पहले डिविडेंड रेयरली कंपनी देती थी, काफी कम गवर्नमेंट के पास जाता था। आज यदि बजट निकालोगे, बजट ऑफ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज डिविडेंड। ये बतलाता है जो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुई है, उसकी प्रॉफिट मेकिंग काफ़ी ज़्यादा बने हैं, ये तभी तो डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, इससे गवर्नमेंट को फायदा ही हो रहा है, तो इसलिए टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, डिविडेंड भी आ रही है। हाँ, जो बर्डन है हमारा, जो लॉस मेकिंग जा रही है, पीछे चल रही है, परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर रहे, उनको डिसइन्वेस्ट 100% कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसको 100% नहीं, पब्लिक गवर्नमेंट की होल्डिंग मैक्सिमम होनी ही चाहिए उसमें। लॉस उनको तो हम 100% इमीडिएटली बेचो। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए पॉलिसी तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ मेथड्स में।
डिसइन्वेस्ट कैसे करती है गवर्नमेंट, इसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, तो उसके नाम नोट कर लो पहले, फिर मैं समझा देता हूँ क्या है। पहला आ जाओ आईपीओ। आईपीओ ये सब तो पहले भी कभी कभी मैंने यूज किया होगा, ये सब बट नहीं किया है क्या? ये थोड़ा सा रिवर्स है, लेकिन ये भी याद समझा दूंगा क्या है बाय बैक। बाय बैक ये कुछ टूल्स हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है डिसइन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहला है इसमें आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये नाम से ही पता चल जाता है, जब किसी भी कंपनी का फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर दिया जाएगा जब आप ये शेयर ले लो, उसको हम कहते हैं आईपीओ। जैसे मान लो संकल्प एक कंपनी है, संकल्प एक कंपनी है, इसका जो इसकी मैनेजमेंट है वो सोचती है जो मैं इसका शेयर बेचूं, मार्केट से कुछ पैसे रेज करूं, इसके लिए पहले उसको क्या करना होगा? जो मार्केट को रेगुलेट कौन करती है? सेबी। तो सेबी से पहले परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो सेबी से परमिशन लिया जाता है। लेने के बाद अब सेबी जो परमिशन देती है, तो ये नहीं किसी ने कहा परमिशन दे दिया, वो परमिशन तभी देगी जब कुछ कंडीशन वो फुलफिल करेंगे। जैसे उनका वो बैलेंस शीट देखेगा, 3 साल लगातार प्रॉफिट होना चाहिए, पेड अप कैपिटल कितना है नहीं है, उसका प्रोमोटर्स का शेयर कितना है या नहीं है, ये सारी चीज़ देखने के बाद उसको ये लगेगा पब्लिक को जब ऑफर ये कर रहा है। एक्चुअली क्या होता था पहले जब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं होते थे, सेबी इतने पावरफुल नहीं थी उस समय तक। तो सुनते होंगे यदि कोई दादाजी ने तुम्हारे किसी कंपनी का शेयर लिया होगा, वो फिजिकल फॉर्म में आता था, सर्टिफिकेट जैसा लिखा रहता था, इतने शेयर आपका, ये कागज पर लिखा रहता था, सर्टिफिकेट की तरह आता था। और उन लोगों से यदि पूछोगे तो पता नहीं कंपनी कहाँ गायब हो गई। तो पहले ये केस होता था, कुछ जब तक ये डिजिटल नहीं हुआ या सेबी को ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी नहीं दी गई, तब तक इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कई बार इस तरह की घटना घटी जो कई कंपनियां गायब ही हो गई। ऐसा ना हो इसलिए सेबी सब कुछ देखने के बाद उसको परमिशन देती है, ठीक है आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो। ठीक है, इसलिए सेबी से परमिशन लेने के बाद तब वो मार्केट एनालाइज करता है। जो मैं अपनी कंपनी को बेचूंगा, मतलब 100% नहीं, 5% 10% शेयर बेचूंगा, तो कितना पैसे मुझे पर शेयर मिलेंगे? पब्लिक से तुम पैसे लोगी, उसके लिए परमिशन लेना होगा। वही मतलब आईपीओ के लिए परमिशन लेना होगा, आईपीओ के लिए परमिशन लेना होगा सेबी से। वो सब कुछ देखने के बाद तभी देगा जो ठीक है तुम ले सकते हो। क्योंकि कल की डेट में तुम फिर बंद करके भाग जाओ, पैसे पब्लिक ने, मान लो मैंने 1 शेयर ले लिया, तुमने 2 शेयर ले लिए, पैसे तो दिए, वो भाग गया, तो इससे भी उन सब चीज़ों को एनालाइज करती है। ऐसी कंपनी ना हो तो कल की डेट में बंद हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद परमिशन देती है उसको। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है,
इसके मान लेते हैं 100 करोड़ शेयर हैं और हर शेयर की वैल्यू जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इसका मतलब क्या है, प्रोमोटर्स ने इस कंपनी में 100 करोड़ रुपये लगाए थे। बात समझ में आया? इस कंपनी में ये 100 करोड़ शेयर है और ये 1 रुपये है, तो 100 करोड़ रुपये उन लोगों ने लगाया था एक कंपनी को बनाने में। अब इसमें से मान लेते हैं 10% शेयर आईपीओ लाना चाहता है, बेचना चाहता है, तो 10% शेयर कितना हो जाएगा, 10 करोड़। 10 करोड़ शेयर वो बेचना चाहता है। अब तुम्हारे दिमाग में वो 1 रुपये पर बेचेगा? नहीं, 1 रुपये पर नहीं बेचेगा। वो प्रीमियम पर, वो कंपनी तब तक रन कर चुकी है ना। जब उसने 100 करोड़ लगाया, मान लो 1980 में लगाया उसने, अभी 2026 है, इतने दिनों तक वो सरवाइव कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा होगा, तो वो एक्सपेंड तो कर ही रहा होगा, तो उसकी वैल्यूएशन ये 1 रुपया अब नहीं रह जाएगी। वो मार्केट में एनालाइज करने के बाद पता करता है लोग मेरे कंपनी के पर कितने पैसे लगा सकते हैं। उसके लिए फंड मैनेजर ये सबको हायर करते हैं वो पता लगाने के लिए। और उसने बताया जो 100 रुपये तक तो और आसानी से लोग दे सकते हैं। बात समझ में आया? उसने पता लगाया 100 रुपये तक तो आसानी से लोग दे देंगे। समझ में आ गया? तब वो क्या करता है, जो एक इसमें क्या करते हैं, सेबी ने एक रूल बना रखा है, सिर्फ एक नहीं देना है, रेंज बतलाना है आपने, इस रेंज में तुमको बिडिंग करना है। तब ये कहे अब 10 करोड़ शेयर बेचेगा और एस्टिमेट वो कर रहा है 100 रुपये तो मुझे मिल जाएंगे, इसलिए वो कहता है 100 रुपये नहीं, मैं 100 से 110 रुपये के बीच में शेयर देने के लिए तैयार हूँ। बात समझ में आ गया? उसने मार्केट एनालाइज किया, 100 रुपये तो मुझे मिल जाएगा। 100 रुपये मतलब 100 रुपये पर शेयर मिल जाएगा। 100 से 110 रुपये पर शेयर की वो रेट रखता है। बेचना है उसको कितना, 10 करोड़। इसमें दोनों तरह के केसेस हो सकते हैं। एक, सभी कहेगा मैं 100 रुपये पर ही लूंगा, कोई हो सकता है 110 पर ही बिडिंग करे, कोई इन बिटवीन भी करे, मतलब इसके बीच में ही बिडिंग करना है। तो बीडर्स आएंगे, यदि वो बीडर्स 10 करोड़ से कम हो गए, अब लेस देन कौन होता है, ये ग्रेटर देन है क्या, चलो लेस देन 10 करोड़ का एप्लीकेशन पड़ा, इसका मतलब क्या होगा, वो 110 पर नहीं बिकेगा। वो समझ में आया? जैसे मान लो बिडिंग करना है 100 से 110 रुपये, पैसे हैं, आईपीओ आएगा फिर प्रैक्टिकल करके बतला दूंगा, ठीक है। मान लो इसमें मतलब बिडिंग करना, प्राइस बैंड उसने क्या रखा, 100 से 110, ठीक है। रेंज इसलिए चॉइस में दिया गया है कि मैं इस रेंज तक बेच सकता हूं। मैंने भी कहा, सेबी ने कहा आपको रेंज ही देना होगा, तो रेंज देना होगा। क्यों कहते हैं, अब इसमें किसी को मन है 100 रुपये ही, किसी को 101 रुपये है, किसी को 102 रुपये है, तो अपना बिडिंग करेगा वो।
क्या करें उसे उसका वो तो मैं टेस्ट के बाद दे दूंगी मैं तुमको कुछ नहीं लगा मेरे को कुछ तो मिला नहीं नहीं तो मैं बोल के दे दे दो